टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था बच्चों की स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुका था, यानी जो भी फूड मटेरियल हमने खाया था वो सिंपलेस्ट पार्ट में टूट चुका था। क्या क्या खाया था हमने खाया था प्रोटीन, हमने खाया था कार्बोहाइड्रेट, हमने खाया था फैट। प्रोटीन हमारा टूट चुका था एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट टूट चुका था ग्लूकोज में, और फैट हमारा टूट चुका था फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, जो कि सिंपलेस्ट पार्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे फूड मटेरियल का। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया था, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या है, डाइजेशन की मेन साइट है, कंप्लीट डाइजेशन की मेन साइट है। डाइजेशन के बाद जो भी फूड मटेरियल हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था, लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल, ये एब्जॉर्ब भी कर लिया गया था स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर, म्यूकोसा पर प्रेजेंट विलाइज और माइक्रोविलाइज के थ्रू। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब जबकि हमारा फूड कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन भी 90 to 95% एब्जॉर्प्शन भी हो गया, तो अब हमारे फूड मटेरियल में बचा क्या, जो हमने खाया था वो तो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो उसमें से निचोड़ के हमने क्या कर लिया, निकाल लिया और ब्लड स्ट्रीम को दे दिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, ब्लड स्ट्रीम को दे दिया, ब्लड उसे ले जाकर पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट या वेस्ट मटेरियल जो बचा है फूड, अब वो वेस्ट हो गया ना, सारी चीजें हमने निकाल ली तो वेस्ट हो गया। अब उसका क्या होगा, ठीक है, तो उस फूड मटेरियल का, उस अनडाइजेस्टेड या अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल का क्या होगा, ये हम देखेंगे आज के पार्ट में। ठीक है, हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो टुडेज टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का बहुत मेन पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे मेन पार्ट भी है। क्यों मेन पार्ट है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फूड पार्टिकल था, जो भी हमने खाया था वो हमारा डाइजेस्ट हो गया था। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए गए थे। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो मटेरियल बचा उसे हम वेस्ट बोल रहे हैं। वेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि अब उसमें कुछ भी ऐसा रह नहीं गया है जो हमारे काम का है। ठीक है, लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मन नहीं भरा है अभी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल यही बोल रही है कि नहीं यार, कुछ तो इसमें होगा जो इस बॉडी के काम का होगा। ठीक है, बहुत वफादार है एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी के लिए, तो वो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट से भी कुछ ना कुछ निचोड़ के जरूर निकालेगी। सोचिए, बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का बहुत बड़ा रोल है। एलिमेंट्री कैनाल अभी मन नहीं भरा है, वो अपने लार्ज इंटेस्टाइन, अपने लास्ट पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से बोलेगी कि देखो कोई भी मटेरियल छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए जो काम का हो। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, ये हमारे जो भी वेस्ट पार्ट था फूड का, उसमें से जो भी वाटर, अब क्या ही रह गया है, सारी चीज तो हमने एब्जॉर्ब ही कर रही है, बेसिकली क्या रह गया है, वाटर रह गया है, कुछ मिनरल्स रह गए हैं बचे कुचे बेचारे, और कुछ आयंस रह गए हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन उसे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हो गया ना मेन पार्ट। और दूसरा बहुत मेन काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि अब ये जो मटेरियल, जब इसमें से पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, मिनरल भी एब्जॉर्ब हो गया, अब ये जो वेस्ट बचा, इस वेस्ट को हम अपने शरीर में रख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर कोई वेस्ट रखने की जगह थोड़ी ना है। ठीक है, और रखते जाएंगे तो फिर जगह भर नहीं जाएगी, हमारी एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब पूरी भर जाएगी, फिर हम खाएंगे कैसे। तो टाइम टू टाइम हम इस वेस्ट को शरीर से बाहर भी निकालते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर करने का भी काम करती है। ठीक है, बाहर करने के प्रोसेस को एक बहुत अच्छा सा नाम है, याद आ गया तो बता देते हैं, डीफिकेशन। डीफिकेशन क्या है, टू एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारे शरीर में रह गया है वेस्ट, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने का, यानी शरीर से भगा देने का काम जो करती है वो लार्ज इंटेस्टाइन करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफिकेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, जब हम खाना खाते हैं उसे हम डीग्लूटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन कहते हैं, डीग्लूटेशन। ठीक है, ये क्या है, इनटेक। हम खाने को जब खाते हैं तो डीग्लूटेशन करते हैं, खाने को गले से नीचे उतारते हैं, डीग्लूटेशन करते हैं। जब पूरी तरह से उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसमें से सारा काम की चीजें निकाल लेते हैं, जो वेस्ट बच जाता है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो एक्सक्रीट आउट करने को कहते हैं डीफिकेशन। ठीक है, ये दो टर्म है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा।
चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर भी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का हम सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसके फंक्शन पर भी बात कर लेंगे। बेसिकली फंक्शन कोई खास नहीं होता है। अब क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई, देखिए पहली बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि डाइजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया है। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन तो नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ना ही कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और ना ही कोई एंजाइम सिक्रीट होता है, तो कोई डाइजेशन का सिग्निफिकेंस तो यहाँ देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत 5% तक एब्जॉर्प्शन होता है जो बचा रह जाता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारा बहुत प्रेशर में काम कर रही होती है। तो थोड़ा बहुत जो उसे छूट जाता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी का मटीरियल आगे भेजकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, चलिए सबसे पहला पार्ट हम बनाते हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली है, इसका पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन और तीसरा पार्ट है रेक्टम, ठीक है। तो हमारी हमारी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन लंबाई छोटी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि लंबाई को हम इसकी लार्ज और स्मॉल कहने का जो हमारा मकसद है वो उसकी लंबाई से नहीं है, अंदर की ल्यूमेन से है। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके देखते हैं तो अंदर की ल्यूमेन क्या होती है, इसकी बड़ी होती है, इसलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन छोटी होती है इसलिए हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, लगभग 6 से 9 मीटर लंबी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो लगभग 1.5 मीटर तक ही होती है, ठीक है, 1.5 मीटर तक होती है। इसका पार्ट कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सीकम, रेक्टम और कोलोन, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, सीकम। सीकम बना लेते हैं। सीकम जो होता है वो ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसे, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरफ से जुड़ा होता है, एक तरफ से जुड़ा होता है, किससे, किससे जुड़ा होगा भाई, इधर क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही खाना क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो यहाँ पर अब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ये स्टमक है, ठीक है, ये ड्यूडेनम है, ठीक, ये क्या है, ये हमारा घुमा हुआ पोर्शन क्या है, जीजेनम है, फिर ये पोर्शन क्या है हमारा, ये पोर्शन हमारा है इलियम, ठीक है। अब इलियम हमारा किससे कनेक्टेड है, इलियम हमारा कनेक्टेड है सीकम से, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, सीकम से कनेक्टेड है। और सीकम क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये हम लोग आगे बना रहे हैं। तो मैं अभी आपको क्या बनाकर दिखाऊंगी, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन। डायग्राम समझ में आया, ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही है। तो यहाँ से पोर्शन, मतलब यहाँ से बस इतना कट करके मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी, बाकी आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट जो आप बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सीकम क्या है, एक ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक क्यों कह रहे हैं, ब्लाइंड सैक हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है। एक तरफ से तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इसके एंड क्या है, बंद है। ये पोर्शन भी क्या है, इसको भी बताऊंगी, ये पोर्शन भी बंद है। तो ये सब तरफ से क्या है, बंद है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है। ब्लाइंड सैक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा सीकम पार्ट, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट होता है सीकम। फिर हमारा सीकम आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और क्या बनाता है, कोलोन। कोलोन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है। तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है, कोलोन बना लेते हैं। कोलन आगे बढ़ेगा और कोलन जो होता है ना उसमें इस तरह से घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर होता है। थोड़ी देर हमारा कोलन ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद फिर ऐसे ट्रांसफर पोजीशन पर घूम जाता है। तो इसको हम ट्रांसफर पोजीशन पर क्या कर लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक, ऐसे ट्रांसफर पोजीशन पर हमने क्या कर लिया, इसको घुमा लिया। फिर हमारा कोलन ऊपर चढ़ा,
ट्रांसफर पोजीशन पर घूमा और फिर नीचे उतरा। अभी कोलॉन ही चल रहा है, देखिए मैं इसीलिए अलग अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए फिर ये नीचे उतरेगा, ये हमारा कोलॉन आ गया नीचे। ठीक, फिर यहाँ पर जब हमारा कोलॉन आता है तो थोड़ा सा हमारा कोलॉन जो होता है वो सी शेप में थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर हमारा ये पूरा हमारा क्या है, कोलॉन है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोलॉन क्या है, हमारी बॉडी का, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है। फिर स्टार्ट होता है कौन सा पार्ट, रेक्टम। उसे भी हम क्या करेंगे, अलग कलर से बना लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा आगे जाकर ऐसे रेक्टम में बनता है और रेक्टम आगे जाकर खुलता है किसमें, एनस में। इसको भी हम अलग कलर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये होती है हमारी एनस, एनस। ठीक है, रेक्टम किसमें खुलता है, रेक्टम हमारा आगे जाकर खुलता है एनस में। एनस क्या है, ये ओपनिंग है जिससे कि हमें बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, कोलन है। ये पार्ट क्या है बच्चों, कोलन है। ठीक, अब देखिए क्योंकि कोलन थोड़ा लंबा है ना, तो कोलन को हम अलग अलग पोजीशन का, मतलब इसकी जो पोजीशन है इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, ये कोलन हमारा ऊपर चढ़ रहा है, इसको हम बोल देते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोल देते हैं, असेंडिंग कोलन। ठीक है, फिर हमारा कोलन जब घूम जाता है तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसफर कोलन। ठीक है, ट्रांसफर पोजीशन पर घूम गया, ट्रांसफर कोलन। फिर हमारा कोलन क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर कोलन। फिर हमारा कोलन नीचे उतर रहा है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। फिर हमारा ये कोलन थोड़ा सा ऐसे घूम गया है सी शेप का, तो इसको हम बोल देंगे सिग्मोइड कोलन। क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलन। ठीक, तो कोलन के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। और फिर हमारा क्या आज के ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा रेक्टम। ठीक है, ये हो गया रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम आगे किससे कनेक्टेड है, रेक्टम हमारा आगे खुल रहा है एक ओपनिंग में, जिसको हम बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। ठीक, कोलन, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस में खुल रहा है। ठीक, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारा जो सीकम है, सीकम हमारा किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर अंदर क्या है, अंदर बैठी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जिस वॉल के थ्रू सीकम में जाकर खुलती है। अब देखिए हर जगह वॉल है, हमने कितने वॉल पढ़े, हमने पढ़े सबसे पहले हमारे फूड पाइप से आया खाना स्टमक में, कौन सा वॉल लगा हुआ था, याद करिए जल्दी से, गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल। ठीक, फिर यानी ये वॉल क्या था, खाने को स्टमक में डाल रहा था और बंद हो जा रहा था, यानी खाना अब ऊपर नहीं आ सकता, पैक हो गया। फिर स्टमक से जब खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ओपनिंग पर भी एक वॉल लगा हुआ था, जिसको हम बोल रहे थे पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर या वॉल, पाइलोरिक वॉल या पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल रहे थे। ठीक है, इसका भी काम क्या था कि एक बार खाना जब इस इंटेस्टाइन में आ गया तो अब वापस से स्टमक में नहीं जा सकता। ठीक है, तो वॉल का काम क्या होता है, वन वे डायरेक्शन देना कि भैया आगे जाओ, गेट बंद, अब नहीं खुलेगा गेट, चाहे जो हो जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्प्शन के बाद फूड मटेरियल आगे बढ़ता है तो वो आता है, एंट्री लेता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी यहाँ पर एक वॉल लगा होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक वॉल होता है। इस वॉल को भी हम क्या बोलते हैं, ये वॉल होता है, इस वॉल को हम क्या बोलेंगे। अब अगर आपको याद हो मेरी बात बच्चों, थोड़ा सा आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा, ये पार्ट क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये जो पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इलियम पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या थी, 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। तो इलियम जो है वो कनेक्टेड है सीकम से। बीच में क्या लगा है, एक वॉल लगा है, एक फाटक लगा हुआ है, एक दीवार है, एक आप कह सकते हैं एक दरवाजा है, जो कि रास्ता देगा, सिर्फ एक ही तरफ खुलेगा, अंदर की तरफ नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलेगा, खाना सीकम में गया, दरवाजा बंद, अब वापस में स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। तो इस वॉल को हम क्या बोलेंगे, इस वॉल को भी हम बोलेंगे इलियोसिकल वॉल। क्या बोलेंगे, इलियो, बहुत ही आराम से याद हो जाना चाहिए, इलियोसिकल वॉल या स्फिंक्टर। नाम भी बहुत अच्छा है, इलियम से आ रहा है, इलियम है, इधर की तरफ इलियम है, इधर सीकम है, तो इलियम और सीकम, इलियोसिकल। तो याद होने में भी क्या है, बहुत आसानी है,
क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन पर और लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में, लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में क्या है, एक वॉल लगा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट क्या है, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट क्या है, सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल है उसे हम क्या बोलेंगे, इलियोसीकल वॉल। ठीक, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, सिर्फ वन वे डायरेक्शन दे रहा है। खाना एक बार हमारा जब पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, जो अब जो मटेरियल बचा है वो आ जाएगा सीकम में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सारी चीजों का पार्ट फंक्शन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर लटक रहा है, आप आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अपेंडिक्स। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है। अब देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर, सीकम पार्ट में क्या होता है। अब जो हमारा पूरी तरह से बचा कुचा मटेरियल है, जो कि हम कह रहे हैं एक तरह से वो अनडाइजेस्टेड ही है, अनएब्जॉर्ब है, उसमें कुछ भी नहीं रह गया है, सिर्फ क्या रह गया, थोड़ा बहुत पानी रह गया है, थोड़ा बहुत मिनरल वगैरह जो छूट गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसे यहाँ पर एब्जॉर्ब होना है। तो वो मटीरियल पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा, सीकम में। अब सीकम में जब आएगा तो सीकम में बैठे हुए हैं कुछ बैक्टीरिया। कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं। अब आप पूछेंगे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखिए सिम्बियोटिक एक रिलेशन होता है, सिम्बियोटिक एक कंडीशन होती है, एक रिलेशन होता है जिसमें दो पार्टनर, दो पर्सन आपस में इस तरह साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, अब आप कहेंगे कौन सा बैक्टीरिया, तो मैं उसका भी नाम बता देती हूँ। बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, एक्सक्रीशिया कोलाई, ई कोलाई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एक्सक्रीशिया कोलाई ढेर सारा सीकम में क्या होते हैं, बहुत सारे सीकम में बैक्टीरिया होते हैं। सोचिए हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट क्या है, बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। तो अब ये बैक्टीरिया क्या है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, यानी हमारे और इन बैक्टीरिया के बीच में बहुत ही गुड रिलेशन है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि ये हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, हम इन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं देख लेते हैं। जब ये खाना पूरी तरह से वेस्ट है और ये बहुत बल्क में होता है, ठीक है, बहुत बल्क में होता है, बहुत ढेर सारा होता है, क्योंकि हमने तो खाली न्यूट्रिशन ही निकाला है ना, बाकी का मटेरियल तो बचा ही हुआ है ना। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया उस बल्क को कम कर देते हैं, यानी ये खा जाते हैं बहुत सारा, मतलब हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को ये खा लेते हैं, खाकर अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। चलिए हमने तो इन्हें फायदा पहुंचा दिया। अब ये बदले में हमें क्या देते हैं, बदले में ये हमें देते हैं विटामिन के और विटामिन बी। विटामिन ए और ये एक्सक्रीशिया कोलाई विटामिन बी और विटामिन के का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में करते हैं। तो फायदा हुआ ना, इनको हमारे लिए तो वेस्ट ही है, हमें तो बॉडी से इसको वैसे भी बाहर ही निकालना था, वेस्ट मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड फूड को। तो ये क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा खा लेंगे तो हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा अच्छी बात है ना। अगर बल्क कम हो जाएगा तो हमें वॉशरूम में थोड़ा कम टाइम लगेगा एक्सक्रीट आउट करने में। तो ये क्या करते हैं, बल्क को कम कर देते हैं, प्लस क्या करते हैं, विटामिन बी और विटामिन के का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। तो ये तो गुड हुए ना, हमसे भी ये हमसे फायदा ले रहे हैं, हम इनसे फायदा ले रहे हैं। तो ये एक तरह के सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे सीकम पार्ट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कम कर दिया गया। फिर अब क्या होगा, हमारा फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा और कोलन पार्ट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर फिर वही माइक्रोविलाइज होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, वहां पर क्या होगा, जो भी वाटर क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर होगा, ठीक है, मिनरल्स होंगे, कुछ आयंस होंगे, इनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, कोलन पार्ट में इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए। अब आप सोचिए, अब जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड था, अब क्या वो फूड रह गया? आपने किस फॉर्म में उसे खाया था? आपने उसे खाया था बोलस फॉर्म में। आपने मजे से उसे चबाया था, खूब चबाया, खूब उसका स्वाद लिया, फिर डिग्लूटेशन किया, फिर स्टमक में आते ही बेचारे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उसको पीस पीस के उसके सारे न्यूट्रिशन को उससे अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर अब देखिए, जब हमने मुंह में लिया था खाने को तो उसको हमने बोला था बोलस, जब वो बोलस हमारे स्टमक में आया था तो बन गया था काइन। अब ये काइन घूम रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंच गया उसमें से सारे फूड न्यूट्रिशन को, सारे अच्छी चीजों को निकाल लिया गया। तो अब ये हमारे लिए पूरी तरह से वेस्ट हो गया और अब इस वेस्ट को हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दें बताइए?
इसको हम कह देते हैं, इस वेस्ट मटेरियल को, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से इसमें से वाटर, मिनरल, आयंस भी एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है इसको हम बोलेंगे फीसेस। क्या बोलेंगे? फीसेस। जनरल भाषा में आप इसे कहते हैं पॉटी। ठीक है, जनरल भाषा में हम लोग इसे पॉटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फीसेस है ये अब आगे बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेगा और आगे जाकर कहां पर इकट्ठा होगा? रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम क्या है? रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे एंड पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, डाइजेशन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। एब्जॉर्प्शन जो होना था कोलन पार्ट में हो चुका। रेक्टम सिर्फ क्या करेगा? फीसेस को इकट्ठा करने का काम करेगा। यानी रेक्टम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फीसेस को, पॉटी को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर जब यहाँ पर ये रेक्टम हमारा पूरी तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से भर जाएगा, पूरी तरह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो हमारा एनस क्या होगा? ओपनिंग है, और ये एनस खुल जाएगा और सारा का सारा वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जो कि हम सब हर दिन सवेरे करते हैं। ठीक है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको नेचुरल तरीके से ही हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब बात आती है एनस की। तो एनस में क्या होता है? एनल कैनाल होती है। यहाँ पर क्या होती है? एनल कैनाल होती है, और एनल कैनाल का खुलना और बंद होना उसकी मसल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एनल कैनाल होती हैं, इनकी दो मसल्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल मसल, एक होती है इंटरनल मसल। ठीक है, क्या होती है? इसको अगर मैं रफ कर दूं, इंटरनल मसल्स और एक्सटर्नल मसल्स। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एनस को ऐसे बना दूं यहाँ पर, तो एनस क्या है? ये ओपनिंग ही है ना, तो बाहर वाली क्या है? एक्सटर्नल मसल है, और अंदर वाली क्या है? इंटरनल मसल्स है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मसल और इंटरनल मसल्स दोनों में क्या होते हैं? स्फिंक्टर लगे होते हैं, इसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। ठीक है, एनल वॉल, यानी कि जब हमारा ऐसा तो नहीं होता ना कि रेक्टम भर, मतलब जब रेक्टम भर जाता है फिर भी हम थोड़ी देर तक अपने फीसेस को होल्ड कर सकते हैं, बॉडी में होल्ड कर सकते हैं, और सभी होल्ड करते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल वॉल होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंटरनल मसल्स होती है, एनल की जो इंटरनल मसल्स होती है, यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, यानी वो वॉलेंट्री एक्शन करता है। हालांकि एनल की ओपनिंग हमारे कंट्रोल में है, हम कह सकते हैं कंट्रोल में है, यू नो व्हाट आई मीन, कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे कंट्रोल में है, बट एक लिमिट तक। ठीक है, इसकी इंटरनल मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी एक्सटर्नल मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इंटरनल मसल्स हमारे कंट्रोल में है। तो थोड़ी देर तक तो जब प्रेशर आता है, मतलब जब रेक्टम भर जाता है तो क्या होता है ना, क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है। तो जब थोड़ी देर तक रेक्टम भर जाता है तो थोड़ी देर तक तो हम उसे होल्ड कर लेते हैं, है ना, थोड़ी देर तक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल मसल में, मतलब जब तक एक्सटर्नल मसल्स का इंस्टिंक्टर काम करता है तब तक तो हम उसे होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर की इंटरनल मसल्स जब जो है उसकी क्या बोलते हैं, उसमें जो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तो अगर ये बाहर वाला वॉल खुल गया, ठीक है, तो फिर हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, और फिर ये रेक्टम को खाली होना ही पड़ेगा, फिर आप चाहे जहां हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, इसको बॉडी से बाहर कर देते हैं, और बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को क्या बोला था मैंने? डिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब आप जरा सोचिए कि आपने खाने को किस फॉर्म में खाया था और खाना किस फॉर्म में शरीर से बाहर निकला, पूरी तरह से क्या हो गया है? डाइजेस्ट होकर अब वो पूरी तरह से क्या हो गया है? वेस्ट है। ठीक है, तो बॉडी से बाहर जो निकला, ठीक है, मैं यहाँ पे बना दूं, बॉडी से बाहर जो निकला इसको हमने क्या बोला? इसे हमने बोला फीसेस। ठीक है, ये क्या है? फीसेस है। अब हम थोड़ा सा फीसेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में दिया हुआ है फीसेस का कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो हम फीसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने मिटा दिया, सॉरी। अब ये देखिए, जो फीसेस है उसका कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो फीसेस की अगर हम अमाउंट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो लगभग 1.5 ग्राम तक, 1.5 से लेके 1.5 से मतलब 150 से 200 ग्राम तक हम कह सकते हैं कि ये फीसेस हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और हम हर दिन पर डे इसको बोलते हैं पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से हम क्या करते हैं? बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी? इसके अमाउंट की। फिर अगर हम इसके पीएच की बात करें तो हमारी जो फीसेस का पीएच, क्योंकि इंटेस्टाइन से है,
एसिडिक मीडियम सिर्फ हमारे स्टमक में होता है। इंटेस्टाइन का मीडियम वैसे भी एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, तो इसका भी पीएच क्या होगा, लगभग 6.8 पीएच होगा। ठीक है, फिर अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, इसके कलर की बात करें, तो हम सभी को पता है कि हमारे फीसेस का कलर क्या होता है, बताइए, येलो। क्या होता है हमारे फीसेस का कलर, येलो होता है। आपको लग रहा होगा मैम आज कैसी कैसी बातें कर रही हैं, तो ठीक है ना, ये तो एक नेचुरल बात है। आपकी, हमारी, हर किसी की, ह्यूमन की जो फीसेस होती है वो येलो कलर की होती है। ठीक है, तो जिसको बुरा लग रहा है वो ये समझ ले कि ये तो क्या है, ये तो एक नेचुरल कलर है ना। अब जिनका कलर येलो नहीं है उन्हें प्रॉब्लम, वो उनको सोचने का मुद्दा है कि उनका फीसेस का कलर येलो क्यों नहीं है। तो फ्रेश स्टूल जो होता है, फ्रेश फीसेस जो निकलता है बॉडी से बाहर, वो तो येलो कलर का होता है। अब बात आती है कि ये येलो कलर का क्यों है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो बाइल होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से, बाइल का काम, बाइल कौन प्रोड्यूस कर रहा था बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। बाइल प्रोड्यूस कर रहा था लीवर, और लीवर का जो बाइल था उसका केवल एक ही काम था, फैट को इमल्सिफाई करना। फैट को इमल्सिफाई करने के बाद बाइल हमारे किसी काम का नहीं रहता, इनफैक्ट हमारे लिए वो वेस्ट ही हो जाता है। तो बाइल को भी शरीर से बाहर निकलना होता है। ठीक है, शरीर से बाहर निकलना होता है, लेकिन बाइल जो होता है वो ऐसे, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे इजिली नहीं निकल जाता। बाइल भी क्या होता है, टूट टूट के, क्योंकि हमारा तो क्या चल रहा है, ब्रेक डाउन ही चल रहा है, तो बाइल भी क्या हो जाता है, बेचारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बाइल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बाइलीरुबिन। क्या बोलते हैं, बाइलीरुबिन। बाइलीरुबिन जब टूटता है, ठीक है, बाइलीरुबिन, बाइल के अंदर जो पिगमेंट है वो भी क्या होता है, डाइजेशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें टूट रही हैं, ये भी टूट गया, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ तो टूट रहा था। तो बाइल ने अपना काम तो कर ही दिया ना, ड्यूडेनम में फैट को इमल्सिफाइड कर दिया ना, अब क्या ही काम है इसका, अब ये बल्कि हम बॉडी में स्टोर भी नहीं कर सकते बाइल का। और बाइल का कलर क्या है, येलो कलर है। बाइल एक येलो रंग का पिगमेंट है, और इसके अंदर ये जो बाइलीरुबिन पिगमेंट है ये किस कलर का है, ये येलो कलर का एक पिगमेंट है, येलो कलर का पिगमेंट है। ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा और टूटकर क्या बना लेगा, स्टर्को बाइलिनोजेन। नाम याद कर लीजिए, पूछता है ये एग्जाम में, स्टर्कोबाइलिनोजेन। ये स्टर्कोबाइलिनोजेन प्रेजेंट होता है हमारे फीसेस में, इसीलिए हमारे फीसेस का कलर क्या होता है, येलो होता है। और कुछ हद तक हमारे यूरिन का कलर भी येलो होता है, क्योंकि बाइलिरुबिन हमारे यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर किया जाता है, क्योंकि हम इसे अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है तो हम एक डिसीज से सफर करने लगते हैं, जिस डिसीज को हम बोलते हैं ज्वाइंटिस या पीलिया। हमारी पूरी बॉडी येलो रंग की अपीयर होने लगती है, हमारी आंखें येलो हो जाती है, नेल्स येलो हो जाते हैं, यूरिन बहुत ज्यादा येलो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाइलिरुबिन ये हम बॉडी में स्टोर होने लगता है, वो डिपेंड करता है कि हमें कोई इन्फेक्शन लगा है या नहीं, या हमारा लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये बाइलिरुबिन टूटकर स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बॉडी से फीसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जमा हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब कभी कभी आपने देखा होगा अब आपको लगेगा कि अभी मैम और वियर्ड बात कर रही हैं, तो अब कभी कभी क्या होता है कि जब फीसेस बॉडी से बाहर हम कर देते हैं तो वो पड़े पड़े क्या होता है, येलो से ब्राउन हो जाता है ना। देखा होगा आपने, गांव वगैरह में देखने को मिल जाता है। कुछ लोग अभी भी स्वच्छ भारत अभियान पर बिलीव नहीं करते हैं, तो वो ऐसे ठंडी ठंडी हवा में ही जाकर डिफिकेशन करने का काम करते हैं। तो वहां पर या गांव खेतों में या फिर रेल की पटरियों पर हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो कुछ दिन की पुरानी जो फीसेस होती हैं या कुछ दिन की पुरानी जो पॉटी होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो होता क्या है कि जब ये हवा के कांटेक्ट में आती है ना, तो स्टर्कोबाइलिनोजेन जो होता है वो स्टर्कोबाइलिन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ये जो स्टर्कोबाइलिनोजेन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बस बच्चों खत्म कर रहे हैं इसको, स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टर्कोबाइलिन ब्राउन कलर का होता है, जो जिसकी वजह से पुराना स्टूल जो होता है वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है। अब बात आती है, क्लास टॉपिक है ओडर। ठीक है, अब आप कहेंगे ओडर की बात अगर करें तो ये जो फीसेस है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडर होती है, बिल्कुल असहनशील ओडर होती है, जिसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो ओडर क्यों होती है बच्चों, क्योंकि हमारे फीसेस में प्रेजेंट होते हैं फेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और ये फेनोलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि ये ओडर देंगे, ये या तो गुड फ्रेग्रेंस देंगे या तो ये बैड ओडर देंगे। मतलब ये इनके अंदर बहुत तेज स्मेल होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, या तो ये अच्छी खुशबू देंगे या तो फिर ये गंदी स्मेल देंगे। ठीक है, तो फेनोलिक कंपाउंड के जो गंदे गंदे वाले स्मेल होती है वो सारी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इसमें, कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इंडोल, क्रिसोल,
और स्केटोल, और इसमें एक गैस भी होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि ऑलरेडी ही बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, इसलिए हमारे फीसेस में क्या होता है, बहुत ही बैड स्मेल आती है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, आई होप कि यू हैव एंजॉयड एंड लर्न दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा फीसेस भी बाहर हो गया, यानी जो खाया था वो पच गया, एब्जॉर्ब हो गया, पूरी तरह से शरीर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हमारा डाइजेशन होता है कंप्लीट, लेकिन अब जो हमने एब्जॉर्ब किया है उसे हमें पहुंचाना भी तो है, उसे एसिमिलेट भी तो कराना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को। अब हम लास्ट वीडियो में एसिमिलेशन देखकर अपने डाइजेशन को यहाँ कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपने बहुत ध्यान से समझा होगा, इंजॉय किया होगा मेरी वीडियो को। पसंद आई हो तो प्लस लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।